मेडिसिन में अपन बाह्य परजीवी जनित रोग, बाह्य परजीवी जनित रोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर फाइलेरियोसिस अपन ने देख लिया था पिछली क्लास में, फाइलेरियल डर्मेटाइटिस। इसके बाद में अपन स्टार्ट किया था मियासिस। मियासिस में मैंने आपको 3 प्रकार के डिजीज बताए थे जो अपन मुख्य रूप से यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ईस्टर्स ओविस इन्फेक्शन जिसको नेजल वोट बोला जाता है। दूसरा हाइपोडर्मा स्पीसीज इन्फेक्शन जिसको वर्बल फ्लाई बोला जाता है। तीसरा क्यूटेनियस मियासिस जिसको ब्लो फ्लाई स्ट्राइक कहा जाता है। सही है, उसको जो फ्लाइज के द्वारा फैलाया जाता है उसको ब्लो फ्लाइज कहा जाता है। और उनके अटैक से जो होने वाला डिजीज है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्यूटेनियस मियासिस कहा जाता है। इसमें पहला डिजीज ईस्टर्स ओविस इन्फेक्शन अपन ने पढ़ लिया था। इसके सारे इसके जीवन चक्र भी अपन ने पढ़ लिए थे, एपिडेमियोलॉजी, इसके लक्षण जो है, इसका ट्रीटमेंट सारा अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं हाइपोडर्मा स्पीसीज। दूसरा मियासिस हाइपोडर्मा। हाइपोडर्मा स्पीसीज, इसके उपनाम भी आपको ध्यान रखने। हाइपोडर्मा स्पीसीज जो है इसको वर्बल फ्लाइज कहा जाता है, स्पीसीज इन्फेस्टेशन। इसको क्या बोला जाता है, हाइपोडर्मा को क्या बोला जाता है, वर्बल फ्लाई। सही है, कई बार एग्जाम में हाइपोडर्मा ने देके वर्बल फ्लाई इन्फेस्टेशन भी दे सकता है। वर्बल फ्लाई वर्बल फ्लाइज, तो ये चीज आपको नाम ध्यान रखना है। इसको हाइपोडर्मा को क्या कहा जाता है, वर्बल फ्लाइज भी इसको कहा जाता है। इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले ये सामान्यतः किसके अंदर होता है, हाइपोडर्मा का इन्फेक्शन मुख्यतः केटल के अंदर होता है और इसके साथ साथ हॉर्स में। केटल और हॉर्स में यह इन्फेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी संक्रमण अवस्था कौन सी है, लार्वा अवस्था। इसकी जो लार्वा अवस्था है वह संक्रमण अवस्था या इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। कौन सी अवस्था, लार्वा अवस्था। लार्वा अवस्था इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। ये क्या करती है, ये जो पशु जो होता है, पशु की जो स्किन होती है, त्वचा, उसको खराब कर देता है, उसकी शाइनिंग खराब कर देता है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के दाग बन जाते हैं इसकी वजह से। तो पशु की त्वचा को खराब करने का काम करता है। अब वो किस प्रकार खराब करता है वो अपन आगे देखेंगे इसके बारे में। और कई बार टॉक्सिमिया की वजह से, यानी कि ज्यादा घातक लार्वा बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो टॉक्सिमिया की वजह से, जहर वहां पे जहर बनने की वजह से, विषाक्तता की वजह से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ये हो गए इसके मुख्य लक्षण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोग कारक की। इटियोलॉजी, रोग कारक मैंने आपको बताया हाइपोडर्मा बोविस और हाइपोडर्मा लिनिएटम, 2 प्रकार के रोग कारक हैं। 2 प्रकार की मक्खियां होती है। जो हाइपोडर्मा स्पीसीज, मतलब इसे तो क्या होगी, हाइपोडर्मा तो क्या होगी, स्पीसीज होगी, और बाकी जो नाम आएंगे वो उसके सदस्य के नाम आएंगे। तो इसमें 2 प्रकार के रोग कारक हो गए, एक तो हाइपोडर्मा बोविस, हाइपोडर्मा बोविस, दूसरा हाइपोडर्मा लिनिएटम। हाइपोडर्मा बोविस और हाइपोडर्मा लिनिएटम, ये 2 प्रकार के इसके रोग कारक हैं, हाइपोडर्मा बोविस, हाइपोडर्मा लिनिएटम। ये जो है केटल के अंदर रोग उत्पन्न करता है, और ये हॉर्स के अंदर, ये किसके अंदर उत्पन्न करता है, हॉर्स के अंदर उत्पन्न करता है। अब ये जो हाइपोडर्मा स्पीसीज है इसके अगर कैरेक्टर की बात करें, इसके लक्षणों की बात करें तो पीले नारंगी रंग की होती है। इसका शरीर पीले नारंगी रंग का,
पीले नारंगी रंग का इसका होता है, इसके शरीर पर बाल होते हैं, बाल युक्त शरीर, सही है, बाल युक्त शरीर पीले नारंगी रंग का। और साइज की बात करें तो हनी बी, जो मधुमक्खी होती है उसके साइज की ये मक्खी होती है, सही है। ये लार्वा उत्पन्न करती है और लार्वा जो होते हैं पशु के शरीर के ऊपर छोड़ देती है, और जो लार्वा होते हैं वही पशु के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। मक्खी खुद नहीं करती है। मक्खी जब पशु के ऊपर बैठती है उसके फॉलिकल्स के ऊपर, यानी कि बाल के फॉलिकल्स जो हैं, सही है, बाल की जो पुट्टिकाएं होती है वहां पे वो लार्वा छोड़ती है, और जो लार्वा होते हैं वो बालों से चिपक जाते हैं और अपना रोग आगे उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा इसके द्वारा वो केटल और हॉर्स तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन सीप और गोट भी इसके द्वारा प्रभावित हो सकता है, सीप और गोट भी। और हाइपोडर्मा बोविस और हाइपोडर्मा लीनियटम सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा हाइपोडर्मा क्रोसी, हाइपोडर्मा क्रोसी यह भी रोग उत्पन्न कर सकती है। यह भी इस एक हाइपोडर्मा स्पीसीज की एक सदस्य है जो सामान्यतः रोग उत्पन्न कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो या तो हाइपोडर्मा बोविस के बारे में पूछा जाएगा या हाइपोडर्मा लीनियटम। ये जो है हाइपोडर्मा क्रोसी, ये बहुत ही कम मात्रा में या कम रोग उत्पन्न करती है, इसकी रोगजनकता कम होती है। ये हो गई इसका रोग का रोग हो गया। नाम याद रहेंगे आपको, हाइपोडर्मा बोविस, हाइपोडर्मा लीनियटम। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। देखो लाइफ साइकिल, ये जो मक्खियां जो होती है, ये मक्खियां इनका एक सीजन होता है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बसंत ऋतु से गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा विकसित होती है। बसंत से गर्मी के मौसम में, बसंत से गर्मी के मौसम के बीच का जो टाइम है उसके अंदर ये मक्खियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, सही है। वयस्क मादा मक्खी जो है वो प्राणी के शरीर पर चिपक जाती है। सबसे पहले लाइफ साइकिल देखो, वयस्क मादा मक्खी, वयस्क मादा मक्खी जो है पशु शरीर पर चिपक जाती है। ये सबसे पहला कार्य हो गया। वयस्क मादा मक्खी जो है पशु शरीर के ऊपर बैठती है, केटल हो हॉर्स हो उसके ऊपर बैठती है, उसके बाद में वहां पे शरीर के ऊपर चिपक जाती है। इसके बाद में वो क्या करती है, वो अपने लार्वा वहां छोड़ देती है। इसके बाद क्या करती है, बहुत से लार्वा या अंडे शरीर पर छोड़ देती है। इसके बाद में जो लार्वा जो होते हैं, लार्वा या अंडे जो होते हैं वो बालों से चिपक जाते हैं। अंडे जो है, पहले तो अंडे देगी, लार्वा नहीं देगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या देगी, पहले अंडे देगी, अंडे देती है, अंडे बालों से चिपक जाते हैं। इसके अंडे जो हैं वो पशु शरीर के बालों से चिपक जाते हैं। अब बालों से चिपकने के बाद में
लगभग 4 से 6 दिन बाद में लार्वा का निर्माण होता है। जब बालों से चिपक गया उसके 4 से 6 दिन बाद लार्वा का निर्माण होता है। लार्वा का निर्माण होता है। ये जो लार्वा है यही शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या करेंगे, लार्वा शरीर को भेद कर, ये लार्वा क्या करेंगे, शरीर की त्वचा को भेद कर संयोजी ऊतक में चले जाते हैं। त्वचा को भेद कर लार्वा जो है वो संयोजी ऊतक में चले जाते हैं। संयोजी ऊतक में चले जाते हैं। संयोजी ऊतक में चले गए और संयोजी ऊतक में भी कहा जाते हैं, संयोजी ऊतक को पार करते हुए किसके द्वारा, स्पाइन, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, स्पाइन। मैंने आपको बताया इसके लार्वा जो होते हैं उसके मुख के ऊपर कांटे समान संरचना पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, स्पाइन बोला जाता है। तो स्पाइन की मदद से क्या करते हैं, शरीर की जो त्वचा होती है उसको भेदते हैं। भेदने के बाद संयोजी ऊतक से होते हुए, यहाँ से संयोजी ऊतक में जाने के बाद जो एपिड्यूरल फेट होती है उसके अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर, एपिड्यूरल फेट में। एपिड्यूरल फेट में, सॉरी एपिड्यूरल फेट हुआ है। अब एपिड्यूरल फेट में कौन जाता है, कौन सा जाता है, हाइपोडर्मा बोविस। जो हाइपोडर्मा बोविस है वो तो संयोजी ऊतक को भेद कर, संयोजी ऊतक को भेद कर किस में जाता है, एपिड्यूरल फेट में, तथा एक जाता है इसोफेगस में, दूसरा तथा इसोफेगस में। अब इसोफेगस में कौन जाता है, हाइपोडर्मा लिनिएटम, हाइपोडर्मा हाइपोडर्मा लिनिएटम, ये जो है इसोफेगस में चले जाते हैं। इसोफेगस में चले जाते हैं। एपिड्यूरल फेट में कौन सा जाता है, देखो 4 से 6 दिन बाद में लार्वा बनता है। अंडे देने के बाद वो अंडे जो होते हैं बालों से चिपक जाते हैं। बालों से चिपकने के बाद 4 से 6 दिन बाद में लार्वा जो है, लार्वा का निर्माण होता है उस अंडे से। और अंडा जो होता है वो संयोजी ऊतक को भेद कर जो हाइपोडर्मा बोविस का जो लार्वा है वो तो एपिड्यूरल फेट में जाएगा, और अगर वो हाइपोडर्मा लिनिएटम का लार्वा है तो किस में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। सही, इसोफेगस में चले जाते हैं। वहां पर इस स्थान के ऊपर, इस स्थान पर ये लार्वा, इस स्थान पर ये लार्वा क्या करते हैं, ये लार्वा 1 से 2 महीने तक, सॉरी 2 से 4 महीने तक वृद्धि करते रहते हैं। ये लार्वा 2 से 4 महीने तक वृद्धि करते हैं उसी स्थान पर जिस पर ये गए थे। जैसे कि एपिड्यूरल फेट हो गई और इसोफेगस हो गई, इस स्थान पर जाने के बाद ये 2 से 4 महीने तक वृद्धि करते हैं, इसी स्थान के ऊपर वृद्धि करते हैं। सही है, इसी स्थान के ऊपर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और अनुकूल वातावरण आने पर, अनुकूल वातावरण आने पर वापस त्वचा पर आ जाते हैं, वापस त्वचा पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, वापस ये त्वचा के ऊपर आ जाते हैं। और इसी स्थान के ऊपर, त्वचा के ऊपर जो है ये क्या करते हैं, 1 से 2 महीने तक ग्रोथ करते हैं, 1 से 2 महीने तक विकास करते हैं इसी त्वचा पर। बाद में 1 से 2 महीने तक विकास करते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, विकास के दौरान किसका निर्माण करते हैं, सेकेंड और थर्ड
इन स्टार, सेकेंड व थर्ड इन स्टार, ये इन स्टार जो है वो इनकी डेवलपमेंट अवस्था होती है, इनकी डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्था है सेकेंड इन स्टार और थर्ड इन स्टार। तो ये जो एक दो महीने के बाद में रहने के बाद, त्वचा के ऊपर रहने के बाद सेकेंड और थर्ड इन स्टार का निर्माण करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, जमीन पर आ जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद जो ये लार्वा है ये किसका निर्माण करेंगे, प्यूपा का निर्माण करेंगे, प्यूपा का निर्माण करेंगे, प्यूपा का निर्माण, और प्यूपा से एक वयस्क मक्खी का निर्माण होगा, वयस्क मक्खी का निर्माण। ये होगी इसकी क्या, लाइफ साइकिल। इस प्रकार से ये अपनी लाइफ साइकिल पूर्ण करते हैं। और जब ये डेवलपमेंट की स्टेज होती है इनकी, इसी के दौरान ये त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले दोबारा देखो, वयस्क मादा मक्खी जो है वो पशु के शरीर के ऊपर चिपक जाती है, चिपकने के बाद वहां पे क्या देती है, अंडे देती है, एग्स वहां पे रिलीज करती है। अंडे देने के बाद जो अंडे हैं वो बालों से चिपक जाते हैं, पशु के बालों से चिपक जाएंगे, और उसके 4 से 6 दिन बाद में, जब वो अंडे देगी उसके 4 से 6 दिन बाद में लार्वा का निर्माण होगा, उन अंडों से लार्वा का निर्माण होगा। वो लार्वा जो है वो त्वचा को भेद कर, यानी कि उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्पाइन, स्पाइन पाए जाते हैं, कांटेदार संरचना पाई जाती है उनके मुंह के ऊपर, उनके हेड के ऊपर, जिनसे वो क्या करते हैं, त्वचा को भेदते हैं, और त्वचा को भेद के अंदर संयोजी ऊतक में चले जाते हैं। और संयोजी ऊतक से होते हुए दोनों लार्वा जो है, जो हाइपोडर्मा का बॉयज का लार्वा है वो तो एपिड्यूरल फ्लैट में जाएगा, और जो हाइपोडर्मा लिनेटम का जो लार्वा है वो इसोफेगस में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद लगभग 2 से 4 महीनों तक ये क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। जो लार्वा होते हैं 2 से 4 महीने तक वहीं रहते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद ये अनुकूल वातावरण आएगा, अनुकूल वातावरण आने के बाद में ये वापस से त्वचा में छेद करते हुए त्वचा के ऊपर आ जाते हैं, और वहां पे फिर 1-2 महीने तक अपना विकास करते हैं। सही है। विकास के दौरान इसकी 2 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, सेकेंड और थर्ड इन स्टार। सही है, पहले सेकेंड इन स्टार बनेगा, फिर थर्ड इन स्टार बनेगा। इसके बाद में ये जमीन पर गिर जाते हैं, जमीन पर गिरने के बाद इनके प्यूपा का निर्माण होता है, प्यूपा जो होता है वो वयस्क मक्खी में बदल जाता है। इस प्रकार की ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। अब अपन लार्वा की बात करते हैं। इसका लार्वा, लार्वा की विशेषताएं, लार्वा की विशेषताएं, लार्वा जो है वो मोटा होता है, मोटे होते हैं साइज में। सही है, लंबे हुए होते हैं, मोटे लंबे, क्रीम के समान, क्रीम कलर के, क्रीम रंग के, क्रीम के समान, और जिनके मुख पर स्पाइन पाया जाता है, जिनके हेड पर स्पाइन पाया जाता है, स्पाइन्स उपस्थित रहते हैं, जो इसे कांटे समान संरचना होती है, कांटे समान संरचना। ये हो गई इसकी लार्वा की विशेषता। तो ये समझ में आ गया लाइफ साइकिल इसकी। और इसी लाइफ साइकिल के दौरान ही पैथोजेनेसिस भी इसी में आ गई, क्योंकि ये त्वचा में छेद करते हैं। सही है, त्वचा में कई महीनों तक ये रहते हैं, त्वचा के ऊपर ग्रोथ करते हैं, तो जाहिर सी बात है त्वचा को खराब करेंगे, त्वचा की स्थिति बिगाड़ देंगे, धीरे धीरे त्वचा की कोशिकाओं को भी नष्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे त्वचा के अंदर छेद बनाएंगे, छेद बना के त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इसकी लाइफ साइकिल और पैथोजेनेसिस दोनों इसी के अंदर आ गए।
इसके बाद में आता है इसका क्लिनिकल साइन, इसके लक्षण, इस रोग के कौन कौन से लक्षण हैं तो पशु शरीर में दिखाई देते हैं। लक्षण, लक्षणों की बात करें तो प्राणी की वृद्धि दर घट जाती है, वृद्धि दर घट जाती है, सही है, सही है। प्रभावित स्थान पर सूजन, प्रभावित स्थान पर सूजन, सूजन आएगी और छूने पर दर्द होगा, पशु के उस स्थान को छूने पर दर्द होगा, सही है, छूने पर दर्द होगा। मुख्यतः जो लीजन्स बनते हैं, इसके जो घाव बनते हैं वो पीठ पर दिखाई देते हैं, मुख्यतः लीजन्स पशु की पीठ पर दिखाई देते, पशु की पीठ पर दिखाई देते हैं, पशु की पीठ पर मुख्यतः लीजन्स दिखाई देते हैं। तनाव के कारण पशु की भूख कम हो जाती है, भूख कम होना, सही है। इसके बाद में उत्पादन कम होना, उत्पादन कम होना। अगर पशु की मेरुरज्जु, जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरुरज्जु अगर प्रभावित होती है, मेरुरज्जु अगर प्रभावित होती है तो तंत्रिकीय लक्षण भी दिखाई देते हैं, तंत्रिकीय लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि लकवा आना आदि, जैसे लकवा कंडीशन हो गया, या लड़खड़ाना, शरीर का लड़खड़ाना, शरीर में कंपन उत्पन्न होना, ये सारे जो हैं ये तंत्रिकीय लक्षण हैं। इसके बाद में अगर गंभीर स्थिति है, गंभीर स्थिति में मृत्यु, और जो मृत्यु होती है वो टॉक्सीमिया की वजह से होती है, विषाक्तता की वजह से होती है, पशु के अंदर विषाक्तता की वजह से जो होती है गंभीर, इसकी पशु की मृत्यु होती है। ये हो गया इसके क्लिनिकल साइन। डायग्नोसिस की बात करते हैं, इसकी पहचान की बात करते हैं, तो पहचान के अंदर लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। लक्षणों के आधार पर, और जो लीजन्स मैंने आपको बताए थे, लीजन्स का सैंपल लेके उनके अंदर लार्वा को देखा जा सकता है, लीजन्स का सैंपल लेके लार्वा को देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से लार्वा को देखा जा सकता है और लार्वा की पहचान की जाती है। ये हो गया इसका डायग्नोसिस। इसके बाद में आता है इसका ट्रीटमेंट, इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है। उपचार, ट्रीटमेंट में आइवरमेक्टिन काम में ली जा सकती है 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर आइवरमेक्टिन काम में ली जा सकती है।
इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है इंसेक्ट यानी कि मक्खियों को मारने वाली दवाएं। ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस के ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिला के ये ड्रग्स जो है बनाई जाती है। और मियासिस में जो मैंने 3 प्रकार के आपको मक्खियां बताई है, तीनों में लगभग सेम प्रकार का ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। तीनों प्रकार की मक्खियों में या उनके लार्वा को नष्ट करने में लगभग सेम प्रकार का, समान प्रकार का काम में लिया जाता है ट्रीटमेंट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्ट जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, उसके शरीर के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। सही है, शरीर के ऊपर स्प्रे करेंगे तो जो लार्वा जो है, अगर ऊपर लार्वा रहेंगे, स्किन के ऊपर, तो वो नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब ऑर्गेनोफॉस्फेट को काम में लिया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड को काम में लिया जाता है, तो इसकी विषाक्तता का भी आपको ध्यान रखना है। विषाक्तता का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्प्रे करने के बाद पशु जो होता है वो स्किन को चाटता है। सही है, तो स्किन को चाटेगा तो स्प्रे से जो इंसेक्टिसाइड है वो पशु के शरीर में जाके विषाक्तता उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्प्रे करने के बाद पशु जो होता है स्किन को चाटे नहीं, उसके मुख को बांध देना चाहिए। सही है, धूप में खड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ सावधानियां हैं जो यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड कौन कौन से होते हैं वो भी आपको ध्यान रहना है। कौन कौन से होते हैं? मेलाथियोन, मेलाथियोन इसमें काम में लिया जा सकता है। सुमिथियोन, काम में ले सकते हैं। फेंक्लोफोर्स, आदि ये जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है जिनको स्प्रे के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट, में नशेड़ काम में ले सकते हैं। नशेड़ काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, काम में ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक। अगर इस हाइपोडर्मा का जो लार्वा होते हैं या एग्स जो होते हैं वो आराम से नजर आ सकते हैं अगर इनके, क्योंकि ग्रुप में पाए जाते हैं, और ग्रुप में पाए जाएंगे तो पशु शरीर के ऊपर आराम से दिखाई देंगे। वो ग्रुप जो है वो बहुत सारी मात्रा में होते हैं, तो वो आराम से दिखाई देगा। उसको मैनुअली फोर्सेप्स के द्वारा या चिमटी के द्वारा उनको मैनुअली भी हटाया जा सकता है। सही है, तो ये इस प्रकार का इसका इलाज हो गया। रोकथाम और नियंत्रण की बात करें, रोकथाम और नियंत्रण, रोकथाम और नियंत्रण के अंदर क्लोसेनेटोल, ये 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर पशु को दी जाती है, ओरली दी जाती है। इसको रोकने के लिए ओरली इसको दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जब भी इसका लार्वा स्किन के अंदर प्रवेश करेगा तो स्किन के अंदर प्रवेश करने के बाद वो नष्ट हो जाएगा। क्लोसेनेटोल पशु को देना चाहिए। इसके अलावा आइवरमेक्टिन, हर महीने में आइवरमेक्टिन का एक इंजेक्शन 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर, उसकी डोज रेट के आधार पर पशु को दिया जाना चाहिए। सही है। इसके अलावा
मैक्सीडेक्टिन, अगर आइवरमेक्टिन नहीं दे सकते तो मैक्सीडेक्टिन दे सकते हैं, मोक्सीडेक्टिन। इसकी भी डोज रेट वही 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर इसको दिया जा सकता है। ये हो गया इसका रोकथाम और नियंत्रण। इसके अलावा मक्खियाँ जो होती है उनके ऊपर नियंत्रण रखें, पशुशाला के अंदर अच्छे से साफ सफाई रखें। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स हैं इनका स्प्रे जो है वो पशुशाला में काम में आने वाले बर्तनों के ऊपर भी किया जाना चाहिए, ताकि अगर बर्तनों के ऊपर किसी प्रकार का अगर लार्वा या अंडे उपस्थित हैं तो उनको नष्ट किया जा सके। तो ये हो गया इसका रोकथाम और नियंत्रण। बाकी तीसरा आएगा क्यूटेनियस मियासिस, जिसको ब्लो फ्लाई स्ट्राइक भी कहते हैं इस रोग को। वो अपन आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।